बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है पश्चिम बंगाल से। यहाँ पर कहीं कहीं 16 और 17 नवंबर को जोरदार बारिश होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किए गए हैं। वहीं ओडिशा में कई हिस्सों में 16 और 17 नवंबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही बात असम की करें तो यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता देते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश में अनेक जगह तेज बरसात के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। तो कहां कहां मौसम को लेकर किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है, किस तरीके की स्थिति मौसम को लेकर बनी हुई है, कहां पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ये तमाम जानकारी हम आपको इस नक्शे के जरिए देंगे। जैसा कि आप इस नक्शे में देख पा रहे हैं कि तटीय आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि केरल से जो जुड़े हुए आसपास के इलाके, यहाँ पर नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। और अगर तमिलनाडु की बात करें या तमिलनाडु के साथ साथ आप देख पा रहे हैं पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम पूर्व अनुमान की, यानी कि आने वाले अगले 24 घंटे में मौसम को लेकर किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। जब आप देखेंगे उत्तर भारत का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि जो उत्तर भारत के जो मेन क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी बरसात की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। चाहे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर का जब आप रुख करते हैं तो आप देखेंगे कि गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। हालांकि उससे जुड़े हुए जो कुछ इलाके हैं, बिहार, झारखंड या मेघालय, असम वगैरह, यहाँ पर अभी बारिश की कोई गुंजाइश नहीं है। जब आप नीचे की तरफ जाते हैं और आप रुख करते हैं दक्षिण का, तो आप देखेंगे कि भीतरी दक्षिण कर्नाटक में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। अंडमान निकोबार में भी इसी तरीके का हाल है। लेकिन केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा में आप देखेंगे कई जगह बरसात की संभावना है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, मध्य भारत या पश्चिम भारत का रुख करते हैं, तो तमाम जो इलाके यहाँ पर हैं, यहाँ पर फिलहाल बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या सौराष्ट्र, कच्छ हो, दमन द्वीप हो, कोकण गोवा हो या फिर मध्य महाराष्ट्र हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी कि बीते 24 घंटे में किस तरीके की मौसम की चाल रही है। तो आप देखेंगे अंडमान और निकोबार समेत तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में। यानी कि मौसम की चाल हमने अभी आपको बताई और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले सेगमेंट का रुख करेंगे जिसमें हम आपको देंगे तापमान से जुड़ी हुई तमाम जानकारी, यानी कि जानेंगे अब तापमान का हाल। और सबसे पहले हम जानेंगे न्यूनतम तापमान की कहां पर कितना न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, कितना अंतर उसमें दर्ज किया गया है। जब आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, इन तमाम जगह पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद आगे बढ़ते हैं, रुख कर लेते हैं पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों का और उसके आसपास के कुछ हिस्सों का। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतर उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको न्यूनतम तापमान बता रहे हैं। और तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की भी बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा की। यहाँ पर जो सामान्य तापमान से न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं कच्छ और सौराष्ट्र, दमन द्वीप की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही गुजरात की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की, जहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है। ये हरियाणा के हिसार में दर्ज किया गया है 11.2 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम तापमान की बात करी हमने, अब अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की। मेघालय, असम में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की हम बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात अब कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ और दमन द्वीप में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहां दर्ज किया गया है वो आपको बता देते हैं। मुंबई, सेंटा क्रूज में सबसे अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और भी जानकारी आपको देंगे। अब आपको बताते हैं कि भारत के जो अन्य हिस्से हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति है, वो हम आपको एक नजर में दिखा देते हैं। तो ये जाना आपने तापमान का हाल, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मौसम खबर में। चलिए अब आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बता देते हैं कि कहां पर किस तरीके का एयर क्वालिटी दर्ज की गई है, यानी कि वायु गुणवत्ता का क्या कुछ हाल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में ये 210 दर्ज किया गया है, यानी कि ये थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है क्योंकि 200 से ज़्यादा है। लखनऊ की अगर बात करें तो ये 217 दर्ज किया गया है और ये भी थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। लखनऊ के बाद पटना की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 176 AQI दर्ज किया गया है जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। बंगलुरु में ये 168 दर्ज किया गया है जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। बंगलुरु के बाद अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पुणे की। यहाँ पर AQI 276 दर्ज किया गया है और ये थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। हैदराबाद में 269 दर्ज किया गया है और ये भी थोड़ी खराब कैटेगरी में माना जाता है। हैदराबाद के अब बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोलकाता की। यहाँ पर AQI 326 दर्ज किया गया है और ये खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में ये 303 दर्ज किया गया है जो कि काफ़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। अहमदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर ये 122 दर्ज किया गया है और ये संतोषजनक कैटेगरी में माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पराली से संबंधित कुछ विशेष। जैसे जैसे नवंबर आता है तो जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है और सबसे ज़्यादा जो पराली का कारण है वो फसलों के जो अवशेष हैं उनको जलाने की वजह से होता है, चाहे वो गन्ने के अवशेष हों या फिर धान के। लेकिन क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें अपनानी चाहिए, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, उसको लेकर एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। पराली को अगर जलाएंगे तो ये प्रदूषण बढ़ाएगी और अगर ठीक से प्रबंधन करेंगे तो ये फायदा पहुंचाएगी। इसकी वजह यह है कि पराली जैविक खाद भी है और पलवार भी। फसल अवशेष प्रबंधन योजना इन्हीं फायदों को किसानों तक पहुंचाने का काम कर रही है। योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी मशीनें खरीदने के लिए 50% की वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठन को मिलने वाली सहायता 80% तक पहुंच जाती है। अध्ययनों से पता चला है कि 1 टन धान की पराली जलाने के लिए 3 किलो हानिकारक कणिकाएं, 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड, 199 किलो राख, 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये चीजें हवा की गुणवत्ता को तो खराब करती ही हैं, हमारी आंखों, त्वचा, दिल और फेफड़े की बीमारी का भी कारण बनती हैं। दूसरी ओर 1 टन बिना जली धान की पराली में 5.5 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो 300 ग्राम फास्फोरस पेंटोक्साइड, 25 किलो पोटेशियम ऑक्साइड, 400 किलो कार्बन, 1 किलो 200 ग्राम सल्फर और 50 से 70% सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ये सभी चीजें मिट्टी और पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं, लेकिन जलाने पर ये सब नष्ट हो जाते हैं। ये योजना 2018-19 में शुरू की गई थी। तब से लेकर अब तक
केंद्र सरकार पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों को 3,333 करोड़ रुपए दे चुकी है। ये रकम व्यक्तिगत किसानों, कस्टमर हायरिंग केंद्रों और सरकारी समितियों को पराली प्रबंधन की सुविधाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने में खर्च हो रही है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 2 साल के दौरान पराली जलाने के मामलों में भारी कमी आई है। 15 सितंबर 2022 से 29 अक्टूबर 2022 के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, राजस्थान और दिल्ली में पराली जलाने के 13,964 मामले दर्ज किए गए। 2023 की इसी अवधि में इनकी संख्या घटकर 6,391 रह गई। तो लगातार पराली प्रबंध को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि जो एयर क्वालिटी है उससे ज़्यादा अच्छा किया जा सके। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्व अनुमान को लेकर कि कहां पर किस तरीके का मौसम जो है वो बना हुआ है। आने वाले 4 दिनों में कहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, कहां पर अधिकतम तापमान या न्यूनतम तापमान की स्थिति कितनी है, वो सब हम जानेंगे पर्यटन पूर्व अनुमान के जरिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लद्दाख के लेह की। अगर आप यहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं तो आने वाले 4 दिनों जो है उन पर नज़र डालें तो 4 दिन जो है अच्छे खासे साफ रहेंगे, धूप खिलेगी। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 2 दिन शुरू के 12 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 2 दिन 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये -5 से लेकर 6 तक जो है ये फ्लक्चुएट करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की। यहाँ पर अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो 4 दिन जो है फॉग रहेगा, धुंध रहेगी। और अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 30 से 31 रहेगा। साथ ही अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये चारों ही दिन एक समान 13 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो हरिद्वार में कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम का हाल वो आपने अभी जाना। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की स्थिति है। आने वाले 4 दिन यानी कि बुधवार से लेकर शनिवार तक जो है मौसम में धुंध रहेगी, फॉग रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 29 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। शुरू के 3 दिन 28 डिग्री सेल्सियस और शनिवार यानी कि चौथे दिन 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 3 दिन ये 14 डिग्री सेल्सियस और शनिवार वाले दिन यानी कि चौथे दिन ये 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो कुरुक्षेत्र पर जब आप नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहला दिन है बुधवार का ये सनी डे रहेगा। इसके बाद गुरुवार को थोड़ी जो है छाया रहेगी यानी कि घटा छाई रहेगी, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को एक बार फिर से अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 28 से 29 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर 12 से 13 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो कुरुक्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम का हाल ये भी आपने जाना। बिहार के गया की बात कर लेते हैं। यहाँ अगर घूमने जाना आप चाह रहे हैं तो 4 दिन यहाँ पर फॉग वाला रहेगा यानी कि अच्छी खासी धुंध रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो शुरू के 2 दिन 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बाकी के 2 दिन ये 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये पहले दिन बुधवार को 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बाकी के 3 दिन ये 13 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो गया में कैसा रहेगा मौसम का हाल वो आपने अभी जाना। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो है मिला जुला मौसम रहेगा यानी कि धूप तो रहेगी लेकिन घटा भी रहेगी। और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 28 से 29 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये पहले दिन बुधवार को 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बाकी के 3 दिन गुरुवार से लेकर शनिवार तक की 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश के सांची की। अगर आप यहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं तो 4 दिन यहाँ पर फॉग वाला मौसम रहेगा यानी कि धुंध रहेगी। अधिकतम तापमान वही 28 से 29 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो शुरू के 3 दिन 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा और चौथे दिन यानी शनिवार को ये 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो सांची में कैसा रहेगा मौसम ये आपने अभी जाना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की। यहाँ अगर आप घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो शुरू के 2 दिन फॉग वाले रहेंगे, धुंध रहेगी और बाकी के 2 दिन शुक्रवार शनिवार अच्छी खासी धूप खिलेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो शुरू के 3 दिन 33 डिग्री सेल्सियस और शनिवार यानी चौथे दिन 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 2 दिन 13 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 2 दिन 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब लिए चलते हैं आपको केरल के कन्नूर में। यहाँ अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो बता दें कि बुधवार यानी कि पहले दिन थोड़ा छाया रहेगी, घटा रहेगी, लेकिन धूप भी खिली रहेगी, मिला जुला मौसम रहेगा। लेकिन गुरुवार से लेकर शनिवार बाकी के 3 दिन जोरदार बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा
और जो न्यूनतम तापमान है वो चारों ही दिन एक समान यानी 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु के कन्याकुमारी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर बारिश रहेगी। अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा, बारिश रहेगी और अधिकतम तापमान चारों ही दिन 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान चारों ही दिन 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो कन्याकुमारी में कैसा रहेगा मौसम का हाल, ये हमने अभी आपको बताया। बुधवार से लेकर शनिवार तक कैसा रहेगा अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, ये अभी आपने जाना। और लगातार हम आपको अब लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट खेती किसानी में, क्योंकि नवंबर का जो है समय चल रहा है। ऐसे में गेहूं की कटाई की बुआई की जाती है, इसके साथ साथ धान की कटाई की जाती है। तो अगर जिन किसानों ने अभी धान की कटाई नहीं की है तो वो इस समय कर सकते हैं। बाकी और क्या क्या चीज़ें किसान इस समय में कर सकते हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। धान के किसान कटाई से हफ्ता 10 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। कटाई का काम समय पर पूरा करें, वरना दानों में सड़न फैलने का अंदेशा रहेगा। धान की कटाई के बाद गेहूं बोने की तैयारी कर लें। गेहूं के लिए अच्छी जल निकासी वाली क्षार रहित मिट्टी सही मानी जाती है। उत्तर पश्चिमी मैदानी हिस्सों में जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हों, वहां गेहूं बोने का सही समय मध्य नवंबर तक है। वहीं बारानी इलाकों में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर के पहले हफ्ते तक बुआई होती है। हाँ, मिट्टी में अगर अच्छी नमी दिखाई दे रही है तो इन इलाकों में भी 15 नवंबर तक गेहूं बोया जा सकता है। दूसरी ओर सिंचाई वाले इलाकों में अगर किसान समय पर गेहूं नहीं बो पा रहे हैं तो फिर पछेती किस्मों का चुनाव करना होगा। पछेती बुआई 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक हो सकती है। उत्तर भारत में धान, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का और गन्ने की कटाई के बाद चना बो सकते हैं। बुआई का काम नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर के पहले हफ्ते तक पूरा कर लें। वहीं मटर की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के मध्य तक का होता है। मटर को भी समय से बोले, देर करने पर फसल में फलीभेदक का हमला होने की संभावना बढ़ जाती है। धान के बाद खाली खेतों में मसूर की बुआई की जा सकती है। उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में मध्य क्षेत्रों में नवंबर का दूसरा पखवाड़ा बुआई के लिए सबसे उपयुक्त है। जिन किसानों ने शीतकालीन मक्का बो रखा है वो बुआई के लिए 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई कर लें। वहीं गन्ने की बुआई का काम 15 नवंबर तक जरूर निपटा लें। 15 नवंबर के बाद पड़ने वाली सर्दी गन्ने के अंकुरण को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। चलिए अब जान लेते हैं पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग के एक्सपर्ट डॉक्टर आशुतोष मिश्रा की किसानों के लिए क्या है राय। सबसे पहले आज हम बात करेंगे देश के उत्तरी राज्यों की, जहां पर मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। यहां पर जम्मू कश्मीर में परिपक्व बासमती धान की कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं, मटर, मसूर, चना, सरसों इत्यादि की बुआई तथा आलू की रोपाई करने के लिए भी समय उपयुक्त है। लहसुन की रोपाई तथा प्याज के पौधों का प्रतिरोपण करने की सलाह भी दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में गेहूं और जौ की बुआई ये की जा सकती है। मटर की बुआई एवं लहसुन की रोपाई भी जारी रख सकते हैं। फूल गोभी और ब्रोकली का प्रतिरोपण जारी रखें। उत्तराखंड में इस समय परिपक्व मूंगफली और अरहर की कटाई करने के लिए समय पूर्णतः उपयुक्त है। प्याज की नर्सरी बुआई तथा गेहूं, जौ, चना, मटर और मसूर की बुआई भी कर सकते हैं। लहसुन की पंक्तियों के बीच सूखी घास का मल्चिंग के रूप में उपयोग भी किया जा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में परिपक्व धान की कटाई जल्दी से जल्दी जो है पूरी कर लें। गेहूं और सरसों की बुआई तथा आलू एवं लहसुन की रोपाई भी की जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परिपक्व धान और मूंगफली की कटाई करें तथा 3-4 दिनों के लिए धूप में सुखाकर उसका भंडारण सुनिश्चित करें। गेहूं, जौ, चना, सरसों, जौ और मटर की बुआई भी कर सकते हैं। अगैती आलू की फसल में निराई गुड़ाई के बाद हल्की सी सिंचाई भी देना सुनिश्चित कर लें। अब चलते हैं देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की ओर, जहां पिछले कुछ दिनों में अनेक स्थानों पर बारिश देखी गई है। इसके अतिरिक्त अगले कुछ दिनों में भी उत्तरी और तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसको देखते हुए इस क्षेत्रों में सभी प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव तथा उर्वरकों का प्रयोग स्थगित करने की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों को यह भी सलाह दी जाती है कि उड़द की बुआई बारिश के रुकने तक स्थगित कर दें एवं धान, सब्जियों, कपास और मक्के के खेतों से यथासंभव अतिरिक्त जल की निकासी कर लें। आंध्र प्रदेश में जिन स्थानों पर मौसम साफ है वहां कपास की तुड़ाई कर लें तथा मूंगफली, चना, उड़द और मूंग की बुआई जारी रखें। जिन स्थानों पर सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहां धान के बदले मूंगफली, मक्का, चना और तिल की बुआई करें। तेलंगाना में
अगर सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है उन स्थानों पर रबी धान की नर्सरी बुआई करें। सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था होने पर चना, मक्का और सरसों की बुआई भी पूर्ण करें। कर्नाटक में मूंगफली, मक्का, धान और जल्दी बोई गई सूरजमुखी की फसलों की कटाई कर लें। कपास की तुड़ाई भी की जा सकती है। प्याज एवं लहसुन की बुआई के लिए भी समय उपयुक्त है। इसके अलावा गेहूं, ज्वार, चना, मटर, उड़द और मूंग की बुआई एवं गन्ने की रुपाई जारी रखें। महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में मूंगफली, धान और रागी की कटाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए धान की कटाई, कपास की तुड़ाई तथा चने एवं गेहूं की बुआई जारी रखी जा सकती है। मराठवाड़ा में कपास की कटाई एवं गेहूं, चना, मक्का आदि की बुआई जारी रखें। विदर्भ में परिपक्व धान की कटाई तथा कपास की तुड़ाई भी जारी रख सकते हैं। तो किन फसलों की इस समय कटाई होनी चाहिए, किसकी बुवाई करनी चाहिए और कितना रुकना चाहिए, ये तमाम जानकारी आपने जानी। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं आज की फसल के बारे में। आज की फसल है धनिया, जो कि मुख्यतः दो रूप से पाया जाता है। एक तो सूखे धनिये के रूप में, दूसरा जो हरा पत्तीदार धनिया होता है उसके रूप में। तो धनिये को लेकर किसानों के लिए क्या है सलाह, क्या कहना है एक्सपर्ट का, इसको लेकर दिखाते हैं आप। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. सकती है। तो धनिया की फसल के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए वो आपने जाना। साथ ही इस शो के जरिए आपने और भी कई जानकारियां ली। लेकिन अगर आप ये तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं तो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये तमाम जानकारी ले सकते हैं। तो आशा करते हैं इस कार्यक्रम के ज़रिए जो किसान हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा। आगे भी हम इसी तरह से इस कार्यक्रम के ज़रिए तमाम जानकारी लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।